एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तो सीजन नहीं है एग्जाम्स का, बट आने वाले जो महीने हैं जुलाई अगस्त सितंबर, बहुत सारे एग्जाम्स उसमें होने की संभावना है और होंगे भी। तो हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही थी जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। अभी तक हमने काफी टॉपिक्स कर लिए हैं। लास्ट टाइम हमने प्रेस का डेवलपमेंट पढ़ा मॉडर्न इंडिया में। आज जो हम पढ़ेंगे वो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। राइट, ये हमारा टॉपिक होगा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। राइट, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, सो दैट आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को पाएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे, और ये आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। लगभग हर वनडे एग्जाम में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से एक क्वेश्चन जरूर आता है। राइट, किसी में इजी किसी में टफ, तो हम इसीलिए घटना चक्र को फॉलो कर रहे हैं कि हम इजी और टफ हर तरीके के क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। राइट, जो कि है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। बट सेशन को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए हमारी वीडियोस को, जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करें, सो दैट उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए, उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। राइट, तो आपका जो धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार है, राइट, वो करीब 19th सेंचुरी, राइट, 19th सेंचुरी वैसे तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, बट 19th सेंचुरी को हम ज्यादा मानते हैं कि 19th सेंचुरी से जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उस पे जो मूवमेंट्स हुए, भारत का आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। उनका जो स्थान है वो थोड़ा अलग है। राइट, अब इस आंदोलन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, और जो मिडिल क्लास थी, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए। राइट, सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए इंटेलेक्चुअल क्लास और आपका मिडिल क्लास। राइट, अब जो निर्धन गरीब लोग थे, सर्वसाधारण वर्ग था, वो इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित रहा। ठीक है, जो लोअर क्लास था उस पे इन आंदोलनों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, अब बुद्धिजीवी में भी जो अर्बन क्लास के लोग थे, जो शहर के लोग थे, जो अर्बन अर्बन हाई क्लास के लोग थे, जो जातियों हाई हाई कास्ट थी, राइट, जो उदार रजवाड़े थे, वो इनसे प्रभावित थे, ना कि लोअर कास्ट और लोअर आपका रूरल जो पीपल थे। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि राजा राम मोहन राय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय को हम, ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में बुराइयां थी, ठीक है, उस समय जितनी भी बुराइयां थी, जैसे कि आपका सती हो गया, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज हो गया, राइट, विधवा विवाह हो गया, विधवाओं का विवाह नहीं होने देते थे उस टाइम पे। तो उनके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। सबसे इन्हें हम फर्स्ट मॉडर्न मैन बोलते हैं, ठीक है, या फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बोलते हैं। एक फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, राइट, रिफॉर्म्स बोलते हैं। राइट, उसके बाद उन्हीं, मतलब ये बहुत ज्यादा सोच में काफी, मतलब कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। राइट, तो इन्होंने ऐसी बात की कि चेंजेस होने चाहिए। अच्छा, इसी की वजह से भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। पुनर्जागरण क्या, रेनेसां जिसे बोलते हैं, ठीक है, पुनर्जागरण हुआ। राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां इन्हें बोलते हैं। ठीक है, या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर बोलते हैं, अतीत और भविष्य के बीच का सेतु बोलते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बोलते हैं, आधुनिक भारत का पिता बोलते हैं, प्रथम आधुनिक पुरुष बोलते हैं, और युगदूत बोलते हैं। ये सारे नाम इनके याद रखिएगा कि इनको क्या क्या बोलते हैं, किसको, राजा राम मोहन राय को। राइट, इनके और क्या क्या इनको टाइटल्स दिए गए थे, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है राजा राम मोहन राय के बारे में। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि इनका नाम राम मोहन राय था। इनको अकबर टू, जो आपका अकबर टू था, ठीक है, मुगल बादशाह, उसने इनको राजा का टाइटल दिया था। राइट, अब अकबर टू का टाइम पीरियड आपको याद होगा, 1803 तक, 1806 तक था। राइट, 1806 तक था।
अकबर टू का टाइम पीरियड, ये सेकंड लास्ट मुगल रूलर थे। इनके बाद बहादुर शाह जफर टू आए, जो कि लास्ट मुगल रूलर थे। आपको मैंने पढ़ाया था मिडाइवल इंडिया में। यस। अब क्या हुआ, हिंदू धर्म में जो एकेश्वरवादी थे, ठीक है, उनके मतों का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। तो इसमें क्या याद रखना है कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय और उनके समर्थकों ने की। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, ठीक है। एक नई सोसाइटी थी, जिसने आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से, पहले ब्रह्म सभा नाम था, बाद में उसको ब्रह्म समाज बोला गया, ठीक है। अब देवेंद्र नाथ टैगोर आपको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर के ये फादर थे, राइट। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया, देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, उन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में क्या किया, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक। अब हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन क्या था? तो ब्रह्म समाज था। मतलब पहला अगर कोई एसोसिएशन बना तो वो ब्रह्म समाज था। इसमें इसमें जो इफेक्ट था वो किसकी? वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है, जो पाश्चात्य विचारधारा थी, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट था। मुगल बादशाह अकबर टू ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, अभी मैंने आपको बताया था, और उनके उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट, आपके सम्राट विलियम फोर्ड के दरबार में भेजा था, राइट। विलियम फोर्ड के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में मुगल बादशाह अकबर टू को मिलने वाली पेंशन की मात्रा जो थी वो बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। उस समय मैंने क्या बताया कि लास्ट के जो दो तीन मुगल रूलर रह गए थे, अकबर टू और बहादुर शाह जफर टू, इनका क्या था, ये केवल पेंशन मात्र पे जिंदा थे। राम के अ, मुगल शासक थे, इनका कुछ रह नहीं गया था, ऐसी कोई इनकी इनका बहुत ज्यादा वो नहीं रह गया था कि नहीं नहीं पूरे भारत के सम्राट हैं, इस तरीके का कुछ। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, ठीक है, तो ये वहां गए थे बातचीत करने, लेकिन वहीं ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन की मृत्यु हो गई, ठीक है। और ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही उनकी समाधि भी है। तो याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे, ठीक है, वो इंग्लिश एजुकेशन के पक्ष में थे, ना कि वर्नाकुलर में, ठीक है। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है, ठीक है। उन्होंने देखिए क्या क्या काम किए, तो मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा, इस तरह की जो समाज में जो कुरीतियां थी उनका विरोध किया। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, ठीक है। कुछ इन्होंने पूजा और उपासना की बात की थी, तो उन्होंने कहा कि उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। मतलब कि डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट एम सबका एक ही होता है, ईश्वर को मतलब एक तरीके से निर्वाण पाना या मोक्ष पाना, किसी किसी रिलीजन में मोक्ष पाना बोलते हैं, या ईश्वर उस टॉप मोस्ट पॉइंट पर को अचीव कर लेना जहां पर आप मतलब आपकी सोच जो है वो एकदम अ, हर चीज जो जितनी भी फिजिकल चीजें हैं उनसे आप बिल्कुल परे हो जाते हैं, राइट। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या करने के लिए, अब ये किसके गुरु थे? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद ने उन्हीं की टीचिंग्स को और स्प्रेड करने के लिए 1863 से 1902 इनका टाइम पीरियड है, इनकी शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। मतलब उनकी थोड़े जो लैंग्वेज थी वो टिपिकल थी रामकृष्ण परमहंस की, उसको और ज्यादा इजियर सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद ने इस नवीन हिंदू धर्म मतलब न्यू हिंदुइज्म को प्रचारक के रूप में ये उभरे। 1893 में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ, हमने पढ़ा है इसके बारे में, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन या विश्व धर्म संवाद हुआ। महाभारत की भारत का नेतृत्व करने के लिए कौन गए थे? तो स्वामी विवेकानंद गए थे। तो अपना सुप्रसिद्ध भाषण उन्होंने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में क्या कहा? किसके बारे में? स्वामी विवेकानंद के बारे में, कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, ये याद रखिएगा।
राइट। अब रामकृष्ण मिशन कलकत्ता के बेलूर में इसका मुख्यालय था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, कब की, उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, अब ये सब तो बताना पड़ेगा ना, फैक्चुअल पॉइंट। तो उसका कलकत्ता के बेलूर में था हेडक्वार्टर। ये 19वीं सदी के अंतिम महान धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, 19वीं सेंचुरी का। उसके बाद सब 20th सेंचुरी में आ गए। राइट। अब इसमें जो है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी, इसकी विशेषता ये थी कि इसमें प्राच्य मतलब जो हमारा या पूर्वी मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न, यानी ओरिएंटलिस्ट और ऑक्सीडेंटलिस्ट, दोनों ही तरीके की आइडियोलॉजी पे ये बेस थी। राइट। चलिए, ये इसकी खास बात थी। चलिए, ये विवेकानंद जी का एक कथन है, सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। राइट। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है। राइट, इनका पूरा नाम है शारदा मणि मुखोपाध्याय, और ऐसे कॉमन नेम इनका शारदा देवी। उनका विवाह 23 साल में रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में, 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस की एज थी 23 साल और शारदा देवी की एज थी 5 साल। 1859 में उनका विवाह हुआ था। तो याद रखिएगा कि शारदा मणि मुखोपाध्याय या शारदा देवी वाइफ थी किसकी, रामकृष्ण परमहंस की। मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नाम था वो मूल शंकर था। उनका जन्म 1824 को गुजरात में मोरबी रियासत में हुआ। कहा, काठियावाड़ क्षेत्र में। वो एक ब्राह्मण घर से थे। कौन, दयानंद सरस्वती या मूल शंकर उनका नाम था पुराना। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों, अब उनके गुरु कौन हो जाएंगे, तो स्वामी विरजानंद हो जाएंगे। उन्होंने वेदों के शुद्ध अर्थ, वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। मतलब अपनी जो वैदिक एजुकेशन है वो स्वामी विरजानंद से प्राप्त की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इसीलिए उन्होंने कोट दिया था, वेदों की ओर लौटो। राइट। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। ठीक है, पाखंड खंडिनी पताका। उनके विचार की प्रसिद्धि का पुस्तक, उनकी जो फेमस बुक है वो सत्यार्थ प्रकाश है। चलिए, और जो उनकी रचनाएं हैं वो है पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मत खंडन। ये सब जितने भी खंडन खंडन वाली याद रखिएगा, वो सब दयानंद सरस्वती जी की है रचनाएं। उन्होंने क्या कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। राइट, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। अब दयानंद सरस्वती या मूल शंकर उनका ओरिजिनल नेम था। उन्होंने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। और जान लीजिए कि आर्य समाज आज भी एग्जिस्ट करता है। आर्य आर्य कन्या गर्ल्स इंटर कॉलेजेस भी हैं आर्य समाज में, आपकी शादियां भी वो कराते हैं, बहुत सारे काम हैं। आर्य समाज आज भी एग्जिस्ट करता है। उसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। मतलब अपने वेदों को जिंदा रखना था, जो वैदिक नॉलेज थी उस पे हमें रिलाई करना था। नहीं, आर्य समाज के आंदोलन जो है वो, उनका प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया में हुआ। मतलब कि उनका एक रिएक्शन था। मतलब ये वेस्टर्न जो है आइडियोलॉजी उसके फेवर में नहीं थे। अब 1877 में क्या हुआ, आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। 75 में आर्य समाज आपका स्थापना हुई बॉम्बे में, फिर उसके बाद उसका जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर पहुंच गया। उसके बाद अच्छा, लाहौर अब पाकिस्तान में, तब तो हमारा ऐसा कोई डिवाइड हुआ नहीं था। राइट, कोई पार्टीशन तो हुआ नहीं था, तो हमारे पास ही था लाहौर। अब क्या हुआ, जब लाहौर शिफ्ट हो गया हेडक्वार्टर, तो और ज्यादा प्रचार हुआ किसका, आपका आर्य समाज का। राइट। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती का क्या उद्देश्य था कि भारत में सामाजिक धार्मिक राष्ट्रीय रूप से उसको एक कर दिया जाए, भारत एक हो जाए। राइट। अब क्या हुआ, धार्मिक क्षेत्र में वो, उन्होंने क्या काम किया, मूर्ति पूजा, बहुविदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड, इनकी उन्होंने निंदा की, मतलब नहीं स्वीकार करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके समाज धार्मिक सुधार प्रयासों के लिए क्या कहा जाता था, भारत भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर। अब ये मार्टिन लूथर किंग भी तो कोई होंगे ना। मार्टिन लूथर किंग जो है ये अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन के थे। राइट। और ये एक पादरी थे।
जैसे चर्च में होते हैं ना पादरी, पादरी थे, मिशनरी थे, और वो नागरिक आंदोलन की शुरुआत की थी उन्होंने, राइट। और तो इस तरीके से वो एक तरीके से जैसे उन्होंने आपके मूवमेंट्स किए रिलीजियस सोशल, वैसे ही इसीलिए इनको कंपेयर किया जाता है मार्टिन लूथर से, राइट। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत सबसे पहले बॉम्बे में गठित किए गए 1892 से 93 में। क्या हुआ अब 92 93 में, क्या हुआ, आर्य समाज आगे देखिएगा जो है दो गुट में बट गया, दो पार्ट में बट गया। एक था पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक, मतलब जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करता था, राइट। दूसरा था जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन के एंटी था, राइट। अभी तक हमने जाना कि जो ओरिजिनल आर्य समाज था वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी को नहीं मानता था, लेकिन जब उसमें दो पार्ट हो गए आगे चल के 1892 93 के टाइम पे, तो उसमें दो पार्ट में एक पार्ट वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करता था, एक पार्ट वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करता था। अब विरोधियों में कौन थे? श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम, ये विरोधी थे, ये प्रमुख थे जो विरोधी थे। इन लोगों ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना कर दी, राइट। अब पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक कौन थे? उसमें कि मतलब हाँ वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए, उसमें लाला लाजपत राय थे, हंसराज थे, ठीक है। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको DAV के नाम से जानते हैं। लगभग लगभग हर शहर में एक DAV होता है, मतलब मेरे शहर में भी है, कानपुर में भी है, राइट। लगभग हर शहर में एक DAV कॉलेज है आज। उसका पूरा नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। एंग्लो मतलब इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। अब दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है, सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था, और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकार किया था। अब प्रार्थना समाज पे हम आ जाएंगे, ये यहाँ से समझ लीजिए नया स्टार्ट हो गया, ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज सब खत्म हो गया। अब प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? 1867 में बॉम्बे में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा प्रेरणा से प्रेरित होकर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज किसने स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना 1867 में, राइट। अब राणा डे ने, महादेव गोविंद राणा डे, इस संस्था से 1869 में जुड़े, ठीक है। 2 साल बाद महादेव गोविंद राणा डे बन गए, जुड़ गए इससे, ठीक है। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, महादेव गोविंद राणा डे अ, आपके फिलोसॉफिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के, और गोपाल कृष्ण गोखले फिलोसॉफिकल टीचर थे या गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कौन किसका किसके फिलोसॉफिकल टीचर थे। चलिए, इन्होंने जाति प्रथा का, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि के लिए संघर्ष किया, और विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को यानी विमेन एजुकेशन को, इन सबको जो है इन सब के लिए अपना रिफॉर्म्स के लिए मूवमेंट किए। राणा डे का उल्लेख क्या था कि पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है, कि वेस्टर्न इंडिया में जो कल्चरल जो रेनेसां हुआ उसके अग्रदूत, यानी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के नाम से इनको जानते हैं। अब देव समाज की स्थापना किसने की? देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। देव समाज इसी तरीके से, कि मैं क्या कहती हूँ आपसे, ये सब चीजें ये हो गया। और इससे पहले जो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, रिवॉल्ट्स, ट्राइबल, पीजेंट, सारे रिवॉल्ट्स जो मैंने पढ़ाए थे, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी आपको मोर देन 100 प्लस क्वेश्चंस अभी देखने को मिलेंगे, उसमें भी आपको मिले थे देखने को। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक A4 शीट पूरा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर एक A4 शीट निकालिए, उसमें ऐसे कॉलम बनाइए। अब आपको एक कॉलम में लिखना है जो भी आपका रिफॉर्म का नेम, ठीक है, फिर ईयर लिखना है, उससे किसने स्टार्ट किया, कौन रिलेटेड है, और बहुत ज्यादा हुआ तो हेडक्वार्टर, या आप लिख सकते हैं कि कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर था। बस इतना अगर एक जगह आप लिख लेंगे तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको वो पेपर उठाना है और आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरे बुक में, पूरे टॉपिक में यही है, राइट। चलिए, नेक्स्ट हमारा, यस, तो देव समाज हो गया। अब इस समाज के जो उपदेश को देव शास्त्र, ठीक है, जो उपदेश थे उसको देव शास्त्र एक पुस्तक थी उसमें कंपाइल कर दिया गया। अब आ जाएंगे हम सत्य शोधक समाज पे। ये 1873 में इसकी स्थापना हुई। किस सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी।
इनका जन्म 1827 में एक माली के घर में हुआ था। मतलब ये जो ज्योतिबा फुले थे, वो कास्ट से कौन थे? तो माली थे। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी। इन्होंने इसमें अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। राइट। अब राजा राधाकांत देव ने क्या किया? 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की। धर्म सभा की स्थापना की। देखिए, जितने भी ये जो समाज बने, इसमें से अभी तक जितने हमने पढ़े हैं वो सब रूढ़िवादिता का विरोध करते थे। कॉमन सबका यही रहता था। बट अभी आगे जो आएंगे उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो मतलब वो जो प्रथाएं थी उनको कंटिन्यू करने के लिए भी उन्होंने अपना जो है मूवमेंट किए। ठीक है। अब राधा स्वामी सत्संग आंदोलन 1861 में आगरा में एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के लोकप्रिय थे, उन्होंने की थी। तो राधा स्वामी सत्संग आंदोलन याद रखिएगा, 1861 में आगरा में तुलसीराम एट उन्होंने किया था। अब रामेश्वर जो राधा स्वामी मत को मानने वाले थे, वो एक ही परमेश्वर यानी गुरु की महत्ता या संतों का साथ सत्संग उनको ही मानते थे कि ये नहीं, यही सामाजिक जीवन में विश्वास रखते थे। अब गोपाल हरि देशमुख, ये भी एक समाज सुधारक थे, महाराष्ट्र के थे। गोपाल हरि देशमुख ने लोक हितवादी के रूप में ये प्रख्यात थे। ये मतलब पेशे से एक जज थे। अब इन्होंने ये 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। महाराष्ट्र में पूर्व विधवा पुनर्विवाह के लिए पहला जो अभियान है या नेतृत्व, अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया था। मैं महाराष्ट्र में बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र में। राइट। विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी उन्होंने बनाया था 1850 में। राइट, 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी बनाया था और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक, अब देखिए पारसी में आ जाएंगे, बहराम जी एम मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा में हुआ। राइट। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ, ठीक है, बाल विवाह और विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र संपादित किया। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है, ये 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया जिसमें मैरिज की एज फिक्स की गई लड़के के लिए और लड़की के लिए। ठीक है, उसमें उसको पारित करने में बहराम जी एम मालाबारी का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, उन्हीं के प्रयासों से ये पारित हुआ। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि बहुविवाह जो पॉलीगैमी होती है और बाल विवाह, कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। अच्छा, 1850 में जाति अक्षमता कानून यानी कि कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट, ये आगे चल के पता है कई सारे इसके नाम बदले गए। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट आया, फिर और एक्ट आया। तो 1850 में इसका नाम था जाति अक्षमता कानून यानी कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट। राइट। अब 1856 में क्या हुआ? 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आया, जिसके द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह मतलब पुनर्विवाह वो कर सकती थी, उसको कानूनी बनाया गया। सती निषेध रेगुलेशन एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, मैंने आपको बताया था कि बेंटिक जो है, विलियम बेंटिक वो आपका सती प्रथा से रिलेटेड थे। 1829 में वो थे, उन्होंने बनाया था। और कलकत्ता से संस्कृत कॉलेज के ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत संघर्ष किया था। अगर विधवा पुनर्विवाह में कोई नाम सबसे ऊपर आता है तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। राइट। और इन्होंने ये प्रमाणित भी किया, मतलब वैदिक रूप से, कि वेदों में भी विधवा के विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया। राइट, काफी बड़ा ये हिस्टोरिकल इवेंट था। अब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का बहुत विरोध किया। उनके प्रयासों की वजह से 1829 में 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया। सती में क्या होता था, अगर किसी औरत का पति सेना में है गया या कहीं कभी मर गया किसी वजह से, तो क्या होता था, उसको भी उसकी चिता में जिंदा जला दिया जाता था। ये होती थी सती प्रथा। राइट। तो उसको बंद किया गया। चलिए, उसके बाद लॉर्ड एलन ब्रो के काल में 1853 के टाइम पे एक्ट 5 ने गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बनाया। ये हमने पढ़ा था एलन ब्रो के टाइम पे।
दासता को। अब हम केशव चंद्र सेन ने क्या किया, इन्होंने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेटिव मैरिज, ये याद रखिएगा कि 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया। ठीक है, ईयर लिख लीजिएगा, किसने पारित किया, कराने में हेल्प किया किया तो नाम लिखिएगा, उसके ब्रैकेट में हेल्प लिख दीजिएगा, नाम लिखिएगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हेल्प, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने मदद की थी। ठीक है, इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता था। राइट। अब 1929 में क्या हुआ, अजमेर के निवासी न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्न से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, शारदा एक्ट भी इसको बोलते हैं। 1929 में बना, डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से बना बाल विवाह निषेध कानून। इन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम भी यानी शारदा एक्ट भी कहा गया। अब इस नियम के अंतर्गत क्या था कि लड़कियों का जो विवाह था उसकी जो आयु सीमा है 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। राइट। अब चलिए, अब हम आएंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। आता होगा सभी को, नहीं आता तो आज जान लीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला थी मैडम H.P. ब्लोवेस्की और अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे आपके कर्नल ऑलकॉट। ठीक है, और विलियम क्वान जज थे और भी लोग थे। इन्होंने इसकी 1875 में इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। राइट, न्यूयॉर्क में। देखिए एनी बेसेंट का थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना से कोई लेना देना नहीं, बाद में उसकी सदस्य बनी थी। राइट। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर इसका मुख्यालय बना। ठीक है, मद्रास के अड्यार में अंतरराष्ट्रीय इसका कार्यालय बन गया। ठीक है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स बन गया इसका अड्यार में। 1889 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। 89 में, 85 में कांग्रेस बनी, 89 में ये जो है सोसाइटी की सदस्य बन गई। 1893 में भारत आकर इन्होंने सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई है। अब एनी बेसेंट थी कहाँ से, तो ये एनी बेसेंट थी आयरलैंड से, ये आयरलैंड की थी। राइट, आयरिश थी। इन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व में अत्यधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसोफी या ब्रह्मा विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत, आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों से इसे जोड़ सकी। ठीक है, जो इसीलिए जो थियोसोफिकल सोसाइटी है वो सक्सेसफुल हो पाई। अब रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले थे, मैंने आपको बताया। उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। संगठन था ये एक। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो कि 1905 में हुआ था, कहाँ, बनारस में। अब 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था, यहीं से हमारा असहयोग जो ऐसा वो था, यस असहयोग नहीं, असहयोग नहीं था, वो तो 1920 का था आपका स्वदेशी आंदोलन। यस, स्वदेशी आंदोलन जो है वो यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। राइट। आपका जो बंगाल विभाजन की बात पे। राइट। अब गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल, यस मैं आपको फिलोसॉफिकल कह रही थी, पॉलिटिकल आपके जो है टीचर थे। चलिए, पॉलिटिकल टीचर थे। 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव ने ब्राह्मण विरोधी, ठीक है, ज्योतिबा फुले मैंने बताया ना माली कास्ट से थे, तो वो एंटी ब्राह्मण थे, मतलब तो उन्होंने भी ब्राह्मण विरोधी प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। किसने, शंकर राव जाधव ने। बहुजन समाज, मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव, याद रखिएगा। अब नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश का अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। भाई जो लो कास्ट के लोग होते थे, ठीक है, तो वो उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। छुआछूत बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी मानी जाती थी, तो इसलिए रिवोल्ट हुए। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। राइट, अगर भगवान भी बर्दाश्त करेंगे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्राय लोकमान्य कहते थे, भारत का बेताज बादशाह कहते थे। अब दारुल उलूम याद रखिएगा, दारुल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में हुई थी। चलिए, ये हमारा नोट्स का पार्ट हो गया कंप्लीट। इंपॉर्टेंट था, काफी ज्यादा था, इसी पे हमारे आगे के क्वेश्चंस बेस्ड हैं। इसीलिए अगर आपको नोट्स की जरूरत नहीं है तो आप सिंपली से स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस जो कि हैं सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चैप्टर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो हमने पढ़ा था कि जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जितने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग थे और जितने हाई क्लास कास्ट के लोग थे, जितने रजवाड़े टाइप्स थे, ये जो थे, इन्होंने इनके तक ही आंदोलन हमारा सीमित रह गया, राइट। जो लोअर क्लास लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन तक ये पहुंच ही नहीं पाया। तो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग इसमें आएगा, नगरीय उच्च जाति आएंगी, हाई कास्ट, और उदार रजवाड़े आएंगे। निर्धन सर्वसाधारण में ये पहुंच ही नहीं पाया, राइट, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। तो 1, 2, 4 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं किसमें है ये हमारा ऑप्शन। तो ओके, तो ये हमें डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन है 19वीं भारत का आधुनिकीकरण हुआ। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो चलिए हम अपने आंसर से और या एक्सप्लेनेशन से जानते हैं कि क्या क्वेश्चन था एक्चुअली। देखिए असर्शन था कि 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। जी बिल्कुल है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ, बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन हुआ। आधुनिकीकरण को मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, तो मॉडर्नाइजेशन हुआ इन मूवमेंट्स की वजह से। इसके मूल में बुद्धिवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे, जो आधुनिकीकरण के आधार के स्तंभ माने जाते हैं। इसलिए कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यही आपका होगा आई थिंक असर्शन कि 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। ठीक है, क्योंकि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो दोनों सही हैं। समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा, वो मिसप्रिंट है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो देखिए जो वेस्टर्न हमारा है, वेस्टर्न पार्ट जिसे हम ऑक्सीडेंटल बोलते हैं, ठीक है, हम ओरिएंटल, जो ईस्ट वाले होते हैं, जो ईस्ट वाले होते हैं, पूर्व वाले, उनको हम ओरिएंटल बोलते हैं, ओरिएंटलिस्ट, राइट। और जो वेस्ट वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंटलिस्ट, राइट। या इनको बोलते हैं कॉलोनाइजर और इनको बोलते हैं कॉलोनाइज्ड, राइट। ये कॉलोनाइजर्स थे, ये कॉलोनाइज्ड थे। तो जो वेस्टर्न आपका कल्चर है, सबसे पहले वो उसने किसे प्रभावित किया? तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका अ, शिक्षित वर्ग होगा, ठीक है। आप वेस्टर्न चीजों को कब समझ पाएंगे? जब आपको उस चीज की नॉलेज होगी, आप एजुकेटेड होंगे, आप उस चीज को अलग तरीके से नहीं देखेंगे। तो जो शिक्षित हिंदू वर्ग था, मध्यम वर्ग था, उसने जो है सबसे पहले जो वेस्टर्न कल्चर है उसको समझा और उससे प्रभावित हुए, राइट। क्योंकि जो नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग था, उसमें रीजनिंग यानी तर्क था, साइंटिफिक चीजें थी, मानववाद से बहुत प्रभावित हुए। भारतीय समाज और धर्म सुधारकों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया। ऐसा नहीं है कि जितनी भी कुरीतियां, जितने भी अंधविश्वास हैं, वो सारे हिंदू धर्म में ही थे, बट कहीं ज्यादा थे, कहीं कम थे। तो हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में ज्यादा थे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो हमने पढ़ा था कि राजा राम मोहन राय को बहुत सारे नाम हैं। मॉडर्न मैन बोलते हैं इन्हें, फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बोलते हैं, और भी बहुत सारे देखिए नाम है यहाँ पे। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत। इतने सारे नाम है राजा राम मोहन राय के। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं? तो किसे राष्ट्रवाद, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने ऊपर भी पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक राजा राम मोहन राय है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं?
कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी-जल्दी मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी टॉपिक है और जल्दी-जल्दी क्वेश्चन करते चलिए, रिपीटेड हैं, राइट? आपने एक बार अगर नोट्स अच्छे से पढ़ लिया है कि क्या-क्या और नाम थे राजा राम मोहन राय जी के, तो आप अच्छे से इसको कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? भारत में देखिए, राम मोहन राय राजा नहीं लगा है। आपको पता है कि राजा राम मोहन राय को राजा टाइटल किसने दिया था? मैं आपको हर बार बताती हूँ और इसलिए बताती हूँ, आई आई नो आपको, आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि बार-बार बताती हैं, बट सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। कभी लोग भूल भी जाते हैं, इसलिए अगर मैं ये छोटी-छोटी चीज़ें बीच में बताती चलती हूँ, तो आपका रिवीजन होता चलता साथ में। तो अकबर टू ने दी थी इनको उपाधि राजा की। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय या राम मोहन राय, कहीं राजा लगा देंगे कहीं नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ना है, राइट? चलिए, आएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? प्रथम पूछ रहा है, देखिए प्रथम, तो प्रथम क्या थी? आत्मीय सभा, राइट? आत्मीय सभा थी। चलिए एक बार देख लेते हैं, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। यह प्रथम संस्था थी जो राजा राम मोहन राय जी ने स्थापित की थी। नेक्स्ट है कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय, इनके साथ और भी युवा जन थे, राइट? नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हम जानते हैं 1828 में हुई थी, तो 1828 ऑप्शन में नहीं है, राइट? चलिए, राजा राम मोहन राय जी ने 20 अगस्त 1828 को की थी। हिंदू धर्म में जो भी आपके कुरीतियां थी, जो भी कर्मकांड थे, उनसे उनको दूर करने के लिए बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828, अभी हमने ऊपर पढ़ा। इस तरीके से बार बार अगर आप सुनते ही चलेंगे ना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि 1828 में हुई थी। पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ओके, ये एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए ताकि आगे हमें फिर नहीं देखना पड़ेगा। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। इस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव था, मतलब जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी थी, काफी ज्यादा उसका इफेक्ट था। और ब्रह्म सभा के रूप में इसका पहले नाम ब्रह्म सभा था, बाद में ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हुआ, नाम बदला गया। 1830 में एक प्रन्यासकरण पत्र में राजा राम मोहन राय ने बताया कि इसका इसका उद्देश्य जो ब्रह्म समाज है, इसका उद्देश्य शाश्वत सर्वाधार अपरिवर्त ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व के कर्ता और रक्षक हैं। एक नया भवन भी न्यास मंडल यानी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को दिया गया, जिसे मूर्ति पूजा बलि देने की अनुमति नहीं थी। ऑल इन ऑल कि आपका जो हिंदू धर्म में जो भी चीजें थी, उनको मिटाने की कोशिश की गई, जो भी कुरीतियां थी, और वही सब चीजें हैं इसमें, आप पढ़ लीजिए बाकी। और इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में भी खोली गई, राइट? तो याद रखिएगा, बंगाल के अलावा ऐसे क्वेश्चन आ सकता है डीप में, जब पूछते हैं तो ऐसे ही पूछते हैं कि बंगाल के अलावा कहाँ इसकी ब्रांचेस खोली गई, तो मद्रास और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828, 20 अगस्त 1828। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन पे हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, राइट? क्योंकि हमें जल्दी जल्दी कवर करना है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? देखिए आ गया क्वेश्चन, अकबर टू, मैंने अभी आपको पढ़ाया ऊपर कि अकबर टू ने दी थी। इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, राइट? और ये जो इन एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं, जो हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, लाइक स्टेट पीसीएस का होता है या आरओ का होता है, यही कहीं ट्रिकल डाउन होकर नीचे आकर कहाँ आते हैं? आपके वनडे एग्जाम्स में आते हैं, राइट? चलिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने भूषित किया था? तो अकबर टू, मुगल बादशाह अकबर टू, राइट? राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ये ब्रिस्टल इंग्लैंड गए थे
इनको दूत बनाकर भेजा था अकबर टू ने, राइट। फिर ये वहीं पर इनकी डेथ हो गई, 1833 आई थिंक था, यस 1833 में इनकी डेथ हो गई। और इनकी जो समाधि है वो वहीं पर है। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार करिए, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। अब हमें क्वेश्चन है हमारा कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से है। तो केशव चंद्र सेन देखिए, जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज, जब आपके राजा राम मोहन राय मर गए तो ब्रह्म समाज आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक का नाम था आदि ब्रह्म, ठीक है। इसके जो क्या कह सकते हैं, मेन लीडर कौन बन गए, देवेंद्रनाथ टैगोर, राइट। देवेंद्रनाथ टैगोर बन गए, फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। और जो भारतीय ब्रह्म था, एक ब्रांच बन गई भारतीय ब्रह्म, उसके फाउंडर कौन थे, तो वो थे आज केशव अ, चंद्र सेन, के सी एस ऐसे मैंने लिख दिया है, आ नहीं पाएगा यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से आगे चल के ब्रह्म समाज दो पार्ट में बट गया। चलिए खैर, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब ये मैंने आपको बताया केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन दोनों ही ब्रह्म समाज की स्थापना में इन दोनों का ही रोल था। बट आगे चल के जब राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई, उसके बाद ये जो आपका ब्रह्म समाज है वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे दो पार्ट में बट गया। दोनों के लीडर्स अलग अलग हो गए और दोनों की आइडियोलॉजी भी और काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग अलग हो गया, राइट। तो केशव चंद्र सेन नाम कहाँ से आया वो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, तो केशव चंद्र सेन का जो संबंध है वो आपका टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी से इनका कोई संबंध नहीं है, राइट। तो 2 एंड 3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आईएएस प्री 2016 इसी तरीके के डीप क्वेश्चंस पूछते हैं ये, राइट। नहीं तो इतना भी पूछ सकते थे कि आदि ब्रह्म और भारतीय ब्रह्म, बट अगर वो ये पूछ लेते तो वो यूपीएससी क्यों होता, राइट। यूपीएससी है। तो केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 को बंगाली परिवार में हुआ था। 1857 में उन्होंने ब्रह्म समाज में वो सम्मिलित हुए, राइट। सम्मिलित हुए। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन नामक संघ की स्थापना की। 1870 में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 में इंग्लैंड से वापस लौटने पर 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, राइट, इसकी स्थापना की, संस्था का गठन किया। और इसकी सदस्यता सभी जातियों और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। एक तरीके से कास्टिज्म नहीं था इस संस्था में। और सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला। जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 में राजा राम मोहन राय द्वारा द्वारका नाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा किया गया था। ये याद रखिएगा, जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है ये 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारका नाथ टैगोर और विलियम एडम, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कराया ताकि बाकी दो के बारे में भी आपको पता चल जाए और तीसरे के बारे में भी आपको डिटेल में पता चल जाए। कहीं भी ये क्वेश्चन है, अगली बार मान लीजिए क्वेश्चन दे दे कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किसने किया, कब किया, तो ये आपको याद रह जाए, राइट। यही इसी तरीके से घटना चक्र पढ़ना होता है। हर क्वेश्चन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, किसने की, किसने की, ये आप 10 क्वेश्चन लगा ले, इससे नहीं मतलब है, उसको आप एक ही बार लगाइए। बट ये क्वेश्चन इन्हीं का रिवीजन भी किया जाता है। इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिनका रिवीजन किया जाता है, हर क्वेश्चन का रिवीजन नहीं किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए, मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद दो पार्ट में बट गया। एक था आदि ब्रह्म समाज जिसके लीडर कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। एक था भारतीय ब्रह्म समाज जिसके लीडर कौन थे, केशव चंद्र सेन, राइट। चलिए, ओके, एक बार हम इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो सो दैट आगे सारे क्वेश्चन हमें समझ में आएंगे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि ले ली। तो केशव चंद्र सेन ने मौलिक ब्रह्म समाज से को छोड़ दिया, उससे अलग हो गए। और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। जबकि जो केशव चंद्र सेन वाले जो जो उनका गुट था, जो उनके लोग थे, उन्होंने अपने संस्था को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज या नव विधान का नाम दिया। लेकिन क्या हुआ कि 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में फिर से फूट पड़ गई। अब ये फूट क्यों पड़ी, ये इंटरेस्टिंग है, देखिए।
जब केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अब क्या हुआ कि भाई ब्रह्म समाज का क्या था, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, आप तो इनको रोकते थे, लेकिन जब उन्होंने खुद ही अपनी जो अंडर एज लड़की थी उसका उसकी शादी जो है कराने की कोशिश की या कराई, ठीक है, तो उसका विरोध हुआ। ऑब्वियसली बात है, आप जब खुद संस्था से जुड़े हो जो ऐसे काम को रोकती है, आप वो काम करोगे तो उस पर विरोध तो होगा ही। तो क्या हुआ, वो अलग हो गए। अब क्या हुआ, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री इन लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। तो आगे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्रह्म समाज में टोटल कितनी बार फूट पड़ी या कितनी बार डिवाइड वो उसमें डिवीजन हुआ, तो 2 बार हुआ, राइट। चलिए, एक और ये नोट भी है, देख लेंगे हम। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने फेरंजी कमल बोस के मकान, जो इस हेतु किराए पर लिया गया था, में ब्रह्म समाज की स्थापना की। मतलब ब्रह्म समाज इसका एक तरीके से ऑफिस बनाने के लिए इनका घर किराए पे लिया गया था। तो ताराचंद चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे, किसके, ब्रह्म समाज के। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1843 में आए और केशव चंद्र सेन 1857 में आए, सम्मिलित हुए, राइट। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में थोड़ा मतलब उनके विचार नहीं मिलते थे, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी। तो 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन से ने क्या किया, फॉर्मली जो है वो एक मतलब लीगली अलग हो गए ब्रह्म समाज से, ठीक है। एक दूसरा ब्रह्म समाज बनाया जिसको उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज बोला, ठीक है। और जबकि जो पहला वाला ब्रह्म समाज था, पुराना वाला, ठीक है, जो राजा राम मोहन राय ने स्टैब्लिश किया था, उसको आदि ब्रह्म समाज के नाम दिया गया और उसके लीडर कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर, राइट। चलिए, ये आपका ऑफिशियल साइट से, मतलब ब्रह्म समाज की जो मूल वेबसाइट है www.thebrahmasamaज.net, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो आपको ये पूरा प्रूफ दिया गया है कि कैसे कैसे ये सब हुआ। चलिए, नेक्स्ट। हर जगह अलग अलग चीजें हैं। चलिए, चल आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, मैंने अभी आपको बताया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, स्क्रॉल करके, यस। नेक्स्ट है हमारा, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो हमने पढ़ा था कि एकेश्वरवाद पे, एक देववाद पर आधारित है ब्रह्म समाज का सिद्धांत, राइट। चलिए, नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। देखिए, बाल विवाह का उन्होंने किया था, सती का भी किया था, बेंटिक के टाइम पे सती प्रथा का अंत हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। मूर्ति पूजा का विरोध करते, लेकिन उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन को तो वो मतलब फॉलो करते थे, वो उसका उसके अगेंस्ट नहीं थे, बल्कि उनका पूरा ब्रह्म समाज ही वेस्टर्न आइडियोलॉजी पे बेस्ड था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया। ओके, तो समाचार चंद्रिका, ये आपकी पत्रिका थी। चलिए, इसके डिटेल देखेंगे। तो राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय, ये कंजर्वेटिव थॉट्स वाले ही होंगे, तभी तो उन्हें अच्छी चीजें पसंद नहीं आ रही होंगी। उन्होंने 1822 में समाचार चंद्रिका, ये पत्रिका थी, इसका प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व संवाद कौमुदी के संस्था संपादक थे। संवाद कौमुदी आपको याद होगा, राजा राम मोहन राय से संबंधित है, उन्होंने ही इस पत्रिका को शुरू किया था। उसके संपादक ये थे भवानी चरण बंदोपाध्याय। अब क्या हुआ कि उनको विचार पसंद नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने समाचार पत्रिका नामक एक पत्रिका के माध्यम से इनके विचारों का विद्रोह करना शुरू कर दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कथन सही है। मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बिल्कुल। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। मतलब आपका कहने का है जैसे क्या होता है कि धार्मिक ग्रंथों को पुरोहित ही पढ़ेंगे या हाई कास्ट वाले ही पढ़ेंगे, इस चीज का मतलब एक तरीके से अस्वीकार यानी विरोध किया, मतलब एक तरीके से कास्टिज्म पे प्रहार किया, तो बिल्कुल नहीं चाहते थे ये। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ऐसा नहीं है, वेदों से ही रिलेटेड भी था ये, वेदों से, ऐसा नहीं है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ बेकार है, ऐसा है, लाख हम वेस्टर्न एजुकेशन पे रिलाई करते थे, बट हमने अपनी जो बेसिक्स हैं वो नहीं छोड़े थे। तो एक और दो आपका होगा,
तीसरा तो बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए एक सेकेंड। क्या आपका था शायद ठीक से पढ़ा नहीं उसको। अ, इसने सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। देखिए वेद त्रुटिहीन, देखिए गलतियां तो सब में हो, सब हर चीज में हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अगर वेद में सती प्रथा के बारे में लिखा है, मान लीजिए मैंने वेद नहीं पढ़ा है भाई, भाई मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, मैंने वेद नहीं पढ़ा है, चारों वेद नहीं मैंने पढ़े। तो अगर वेद में मान लीजिए सती प्रथा लिखा है, लेकिन आज के हिसाब से हम जानते हैं कि सती प्रथा गलत थी। विधवा का विवाह ना होना ये गलत था, हर इंसान को अपनी लाइफ जीने का हक है। तो अगर ऐसा कहीं लिखा है, हालांकि एक जगह मैंने पढ़ा था कि वेदों में भी लिखा गया है कि विधवा पुनर्विवाह जो है उसको लीगल माना गया है, उसको सही माना गया है। मान लीजिए कोई चीज ऐसी वेदों में लिखी है, जौहर सती या कुछ भी ऐसा लिखा है, गलत चीज लिखी, तो उसको ऐसा नहीं है कि वो त्रुटिहीन है, ठीक है। वेद में भी गलती हो सकती है, राइट। उस समय के हिसाब से लिखा गया होगा, तो शायद मैं उसको त्रुटिहीन को मैंने कुछ और ही समझा। हाँ, देखिए वेदों को एकदम सुपर मोस्ट जिसे कहते हैं ना, बस यही हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है, इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, उसको किसने माना था? वो माना था दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने, और 1875 में की थी। और अ, इन्होंने ही बोला था कि वेदों की ओर लौटो, राइट, मतलब वेदों पे रिलाई करो, वैदिक एजुकेशन पे जोर दिया था। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो वो कौन थे? न्यू हिंदुइज्म, मतलब हिंदू धर्म में एक तरीके से 19th सेंचुरी के बाद, राइट। तो आपके स्वामी विवेकानंद, राइट, स्वामी विवेकानंद। चलिए, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, राइट। उन्हीं की जो शिक्षा थी उन्हीं को वो फैलाते थे, उसका प्रचार प्रसार करते थे इजी लैंग्वेज में। इन्हें नियो हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में ये उभरे। 1893 में वो शिकागो गए, जहां पर क्या हुआ था? वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, विश्व धर्म संसद हुई, और उन्होंने अपना भाषण दिया, राइट। काफी फेमस हुआ था, और इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में भाग लिया था 1893, अभी हमने ऊपर पढ़ा, राइट, 1893 में। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? तो 1893, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है, ये हम जानते हैं। स्वामी विवेकानंद वहां गए थे और उन्होंने वहां पर उपदेश दिया था, लेक्चर दिया था। तो स्वामी विवेकानंद आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो 1893 में भाग लिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, हम फटाफट फटाफट इसको करते जाएंगे, राइट। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद एज अ हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। नेक्स्ट है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? व्यवहारिक वेदांत, तो वेदांत, देखिए वेदांत फिलॉसफी जो है ना, वेदांत, वेदांत फिलॉसफी से अगर किसी का नाम रिलेटेड है, वेदांत कहीं भी आ जाए तो वो विवेकानंद से रिलेटेड है, राइट। चलिए, और हाँ, विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सबसे पहला अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये तीनों, मतलब पुस्तकें, इस नाम से पुस्तकें लिखी थी? तो हमारा आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नाम से पुस्तकें लिखी थी, राइट। विश्व धर्म सम्मेलन वाला पॉइंट तो आपको याद ही होगा, 1893। चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के। तो ऑब्वियस सी बात है, स्वामी विवेकानंद ने ही की थी, राइट। कब की थी? 1897 में की थी, राइट। 1909 में इसको फॉर्मली इसको किया था, और मतलब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, और कलकत्ता के बेलूर में इसका हेडक्वार्टर था। चलिए, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद।
एनर्जी के साथ पूरे पढ़ेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? देखिए 1897 में की गई थी, यस, तो विवेकानंद ने की थी। 1893 मुझे याद आ रहा है, 1897 में की गई थी। चलिए, विवेकानंद ने स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की? तो 1897 में की थी। 93 से यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये वर्ल्ड रिलीजियस समिट थी ये। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो 1897 में की गई। नेक्स्ट क्या है? शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? याद आ रहा होगा, क्या नाम था उनका? शारदा मणि बंदोपाध्याय, यस, शायद यही नाम था। तो ये बेसिकली जो शारदा मणि थी, ये रामकृष्ण परमहंस की वाइफ थी, जी, कि उनकी वाइफ। तो हाँ, सॉरी, बंदोपाध्याय नहीं, मुखोपाध्याय। उपाध्याय याद आ रहा था, बट आगे का नहीं याद आ रहा था, हो जाता है। चलिए, शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, उनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 इयर्स की थी वो, तब उनकी शादी हो गई थी, राइट। तो 1859 में हुआ था, याद रखिएगा, शारदा मणि मुखोपाध्याय। नेक्स्ट है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत कम काम किया जाना है। ये किसका कथन है? तो ये है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जिनका नाम काफी ज्यादा जुड़ा है किससे? विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज से काफी ज्यादा इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। देखिए, एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, ईश्वर से ये कोट या स्टार्ट है आपका, राइट। ये कोटेशन ईश्वर से स्टार्ट है, तो ईश्वर चंद्र, इनके नाम में भी ईश्वर आता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। भाई मैं तो करती हूँ, इतनी सारी चीजें हैं एक साथ, इतने सारे सब्जेक्ट से इतना सारा कंटेंट है, कैसे याद रखेगा, कैसे इंसान याद रखेगा, बताइए, राइट। चलिए, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। ये कथन किसने बोला था? तो ये बोला था सिस्टर निवेदिता ने। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना की थी उन्होंने। ये कौन थे? तो सिस्टर निवेदिता विवेकानंद जी की शिष्या थी, राइट। इनको क्रिटिसाइज किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है? तो आर्य समाज, 1875। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नाम क्या था? मूल शंकर, राइट। 1875 में बॉम्बे में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म की शुरुआत करना, फिर से वेदों की ओर लौटो, इनका नारा था। और 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, राइट, याद रखिएगा, लाहौर में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो हमें याद है, सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? जिन पुनरुत्थान मतलब फिर से उसे जगाना, ठीक है, फिर से उसका उत्थान करना, यानी वेदों की ओर लौटना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, राइट। वेदों को उन्होंने सोल सोर्स ऑफ नॉलेज माना था, सोल सोर्स ऑफ नॉलेज, एकमात्र सोर्स। ठीक है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? बार बार मैं कह रही हूँ, मतलब मैंने नहीं कहा था, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो देखिए, दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, क्योंकि मार्टिन लूथर, मैंने आपको बताया था, अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन के थे, समाज सुधारक थे, राइट। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ठीक है, किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। एकमात्र बुक उनकी, याद रखिएगा, लगभग हर एग्जाम में अगर बुक आई है तो बुक पूछ ली जाती है ये, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। ओके, थोड़ा ये दयानंद सरस्वती जी के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। मूल शंकर उनका ओरिजिनल नाम था। 1824 में जन्म हुआ था। गुजरात के मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र में एक ब्राह्मण फैमिली से थे। 1807 में मथुरा के स्वामी विरजानंद, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनके गुरु थे विरजानंद जी। इन्होंने विरजानंद जी से वेदों का पूरा ज्ञान लिया, और 1867 में पाखंड खंडिनी पताका लहराई। ये याद रखिएगा, पाखंड खंडिनी पताका। 75 में इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश बुक लिखी। उसके अलावा पाखंड खंडन, वेद भाष्य,
भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि और वल्लभाचार्य मत खंडन। बेसिकली खंडन वाली जितनी बुक है वो इन्होंने लिखी है, राइट। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगेन रिपीटेड। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें से कोई नहीं है, राइट, ऑप्शन में नहीं है हमारे पास। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। और दयानंद सरस्वती जी किस समाज से थे? तो आर्य समाज से थे, तो आर्य समाज की पुस्तक हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन, तो आर्य समाज। थोड़े से कंजर्वेटिव थे ये, कंजर्वेटिव थे। नेक्स्ट, शुद्धि आंदोलन मतलब जो कन्वर्टेड लोग थे, हिंदू से जो कोई किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, उनको वापस से हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन का समर्थन तो चलाया था और उसका समर्थन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है हमारा। आर्य समाज के आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर में से, तो देखिए आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दी, बिल्कुल दी। दूसरा देखेंगे, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। श्वेत जाति, ठीक है, जो श्वेत जाति मतलब क्या? ब्रिटिशर्स, राइट, ब्रिटिशर्स, श्वेत जाति ब्रिटिशर्स की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया, ये भी किया। बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये भी हमें तीन चीजें इसमें देखनी होती है, राइट। ये क्वेश्चन इसीलिए टफ होता है क्योंकि इसमें हमें तीन चीजों को टैकल करना होता है। तो यस, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को जगाया। यहाँ लगाएंगे बिकॉज, क्योंकि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। ऐसा नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और बी आपका करेक्ट होगा क्योंकि ये व्याख्या उसको जस्टिफाई नहीं करता है। यस, तो बी आपका करेक्ट है, उसको जस्टिफाई नहीं करता है, ठीक है। चलिए, आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया और श्वेत जाति की श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकारा, ठीक है। तो दोनों कथन सही हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन। किन में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, स्टेटमेंट के बाद दयानंद सरस्वती जी का है, राइट। मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था। दयानंद सरस्वती जी विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के हिमायती थे, मतलब उसका सपोर्ट करते थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का बहुत ज्यादा महत्व था। राजनीति क्षेत्र में वो कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, मतलब अपना देश जैसा भी हो, चाहे जितना बुरा हो, चाहे जितनी गरीबी हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे जितना क्राइम हो, लेकिन कम से कम कोई और आके हमारे ऊपर राज करे, इससे अच्छा है अपना देश, राइट। ये इन्होंने कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। एक सेकेंड। यस, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राइट, तो किसने स्वराज्य शब्द का यूज जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था और उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था, राइट, स्वीकार किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखिए तुलसीदास ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले आएंगे, तुलसीदास तो काफी पहले थे, तो वन आपका सबसे पहले होगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय, यस, उसके बाद राजा राम मोहन राय थे क्योंकि 1833 में तो इनकी डेथ हो गई थी और 1824 में तो जन्म हुआ था आपका दयानंद सरस्वती जी का। तो उसके बाद ये आ जाएंगे आपके थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर क्या, स्वामी विवेकानंद। तो एक दो आपका, एक दो चार तीन, एक दो चार तीन, यस, आपका बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए, इस तरीके से क्रोनोलॉजी भी याद करनी पड़ती है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने, मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रेरित होकर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से
1869 में जुड़े थे, राइट, 2 साल बाद जुड़े थे और इसके मुख्य संचालक बने। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना, राइट, स्त्री पुरुष की विवाह आयु में वृद्धि करना, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो आया था वो इसी से आया था, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना, राणा डे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी था। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसमें है ही नहीं आपके आत्माराम पांडुरंग। चलिए, नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 61। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो हमने पढ़ा कि 1867 में स्थापना हुई, 2 साल बाद 1869 में महादेव गोविंद राणा डे जुड़े इससे और महाराष्ट्र में उन्होंने इसको प्रचार प्रसार किया इसका, राइट। चलिए, देव समाज की स्थापना किसने की? देखिए, देव समाज की स्थापना की थी आपके एन अग्निहोत्री जी ने, राइट। याद रखिएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री नाम याद रखिएगा। एक बार हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने कहा कि लाहौर में की। ये पहले किसको मानते थे? ब्रह्म समाज को मानते थे। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र, देखिए देव समाज की जो फेमस बुक है वो देव शास्त्र, ठीक है। इन्होंने समाज के अपने समाज, इस समाज के जो आपका देव समाज है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको कहाँ कंपाइल किया? तो देव शास्त्र नामक पुस्तक में किया। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता, अच्छे कार्यों की आवश्यकता, यही सब बताया गया है। 1913 के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की लोकप्रियता समाप्त हो गई। नेक्स्ट है 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज से जो रिलेटेड है वो है ज्योतिबा फूले। माली कास्ट के थे, ठीक है, माली कास्ट के थे, एक तरीके से कास्ट बेस्ड था ये, गैर ब्राह्मणों के लिए इन अगेंस्ट था ये। गैर ब्राह्मणों ने चलाया। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले ने। इनका जन्म 1827 में माली के घर में हुआ था। शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालक किया, ठीक है, इसे ब्राह्मण नहीं थे। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी से अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों, उनके अवसरवादी ग्रंथों और निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया, राइट। कास्ट बेस्ड था, कास्ट बेस्ड मूवमेंट था सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले, याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले, द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? अगेन ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी, अभी हमने पढ़ा गुलामगिरी ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। इसमें इन्होंने अपने सत्य शोधक समाज से रिलेटेड सारी बातें लिखी थी। नेक्स्ट है सत्य शोधक आंदोलन कहाँ चला, आंदोलन चलाया था किसने? तो ज्योतिबा राव फुले ने, ज्योतिबा फुले, राइट। नेक्स्ट है हमारा महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, राइट। नेक्स्ट है पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये सत्य शोधक समाज का था, ठीक है, क्योंकि अगेन ज्योतिबा फुले माली कास्ट से थे, गैर ब्राह्मणों का एक संगठन था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन गुलामगिरी बुक, ये सब हम मैंने आपको बता दिया है, बार बार उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आया तो आप पॉज करके एक्सप्लेनेशन आराम से बार बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था, कैसे संगठित किया था? तो बिहार, पहले तो देखेंगे ना कहाँ हुआ, तो हमें पता है कि आपका महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ, तो बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तो यहीं से आपको मिल जाता है। और पहली बात तो महाराष्ट्र मिल गया, दूसरी बात ये कास्ट बेस्ड था, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, तो जाति विरोधी आंदोलन था, मंदिर, आदिवासी, किसान से कोई रिलेशन नहीं था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। देखिए इस तरीके से आईएएस में पूछ लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले। देखिए छोटे मोटे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, बड़े एग्जाम में ऐसे घुमा के पूछा जाएगा। नेक्स्ट है वह बंगाली नेता कौन था जिसने धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो वो थे राधाकांत देव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राधाकांत देव कंजर्वेटिव थे, राइट। इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थे 1830 में, बंगाल में धर्म सभा, ठीक है। ये चाहते थे नहीं सती हो, विधवा पुनर्विवाह ना हो, ये तो कंजर्वेटिव इनके थॉट्स थे, राइट। राधा कामदेव, याद रखिएगा, धर्म सभा से रिलेटेड थे।
नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग से रिलेटेड थे शिव दयाल साहब। याद रखिएगा, शिव दयाल साहब। राइट। 1861 में आगरा में एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। राइट। इतनी चीजें याद रखिए, बाकी सब वही बातें थी इसमें, अच्छी अच्छी बातें थी। दान करना, सेवा करना, यही सब एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख जी को। राइट। याद रखिएगा, ये जो टाइटल्स है ना, यही इंपॉर्टेंट है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो महाराष्ट्र थे समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, लोक हितवादी के नाम से इनको जानते हैं। ये गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रह चुके थे, एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। राइट। चलिए, नेक्स्ट है लोक हितवादी किसका उपनाम था? तो गोपाल हरि देशमुख, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट अगेन, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था विष्णु परशुराम पंडित जी ने। ठीक है, ये मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया। ऐसे नोट्स में जो इसके जो नोट्स होते हैं घटना चक्र के, एक्चुअली में ये आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं को पॉइंट वाइज वो बनाकर लिख देते हैं। इसीलिए अगर आप पहले नोट्स पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको एक आइडिया दे देती हूँ, ताकि आप जब ये क्वेश्चंस करें ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। एक तरीके से आप 2 बार क्वेश्चन लगा रहे हैं, 2 बार आपका हो जाएगा, उसके बाद आप 2 बार और रिवीजन कर लेंगे, सब पक्का हो जाएगा सब मामला। राइट। चलिए, मामला जो है आपका पक्का हो जाएगा। चलिए, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्पेशली आए तो परशुराम पंडित, विष्णु परशुराम पंडित। चलिए, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? पर्शियन पारसी जो थे, पारसी को मानते थे, तो वो थे बहराम जी एम मालाबारी। नाम याद रखिएगा इनका। ठीक है, बहराम जी एम मालाबारी थे। राइट। उसके बाद और भी थे, देखिए दादा भाई नौरोजी भी आपके पारसी ही थे। राइट। अ, 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। बड़ौदा में इनका पारसी परिवार में जन्म हुआ 1853 में। बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में परिपत्र का संपादन किया। ठीक है, इन्हीं की वजह से सम्मित आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, आई थिंक मैंने आपको कहीं और बता दिया है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ। किसके? बहराम जी एम मालाबारी। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो कब पारित हुआ था? देखिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट तो 1891 में पारित हुआ था। याद रखिएगा, 1891। ओके। क्वेश्चन है, उसका प्रधान संबल यानी प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार। मतलब जिसके भी बारे में बात हो रही है, उनका जो मोटो था वो था सामाजिक और धार्मिक सुधार। समाज की बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया। बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन का सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। ये जो स्टेटमेंट है पूछ रहा है कि ये किस व्यक्ति के लिए कहा गया है, किस पर फिट होता है। ऑप्शन देख लेंगे हम। ऑप्शन है हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए, सारे स्टेटमेंट विद्यासागर पे तो नहीं आते हैं। राइट। बहराम जी, मेरवान जी, मालाबारी, इन पर भी सारे स्टेटमेंट तो नहीं आते हैं। महादेव गोविंद राणा डे, गोविंद राणा डे और बी आर अम्बेडकर। देखिए, बी आर अम्बेडकर से तो सारे जो जितनी भी, देखिए जितनी भी चीजें हैं, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये सब में बी आर अम्बेडकर जी ने कुछ नहीं किया था। राइट। तो महादेव गोविंद राणा डे, एम जी राणा डे जो है, इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था। ये सारे जो काम है लगभग इन्होंने सारे ये किए थे। तो गोविंद राणा डे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट। चलिए, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राइट। है और नहीं है का ध्यान रखिएगा। तो हमने पढ़ा है कि सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी की है। सोशल सर्विस लीग आपकी एन एम जोशी जी की है। सेवा समिति आपकी एच एन कुंजरू जी की है। बट सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ये आपका श्री राम वाजपेयी जी का। रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वो आपका कई लोगों ने मिलकर इसको खोला था, सोशल रिफॉर्मर्स थे। आगे हम उनका नाम देखेंगे। एक नाम मुझे याद आ रहा है, कुछ चंदावरर करके कुछ इनका नाम था। राइट, हम आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशन में।
बट यस, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, आप गोपाल कृष्ण गोखले, देखिए अगर आपको इसमें से तीन भी पता थे, ये नहीं पता था, तभी आप इसमें एलिमिनेशन कर सकते थे। तो ये तीन के नाम तो हम याद ही रख सकते हैं, राइट। चलिए आगे इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम पढ़ लेंगे। देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने शुरू की, ठीक है। 1905 में हुआ था कांग्रेस का कौन सा, बनारस, बनारस सेशन हुआ था, ठीक है। सोशल सर्विस लीग 1911 में, 1911 में क्या हुआ था, दिसंबर 1911 में, दिसंबर, देखिए साथ में बताती चलती हूँ ताकि रिवीजन होता चले। दिसंबर 1911 में लगा था दिल्ली दरबार, जिसमें दो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए थे। क्या डिसीजन लिया गया था कि एक तो बंगाल का विभाजन जो किया था लॉर्ड कर्जन ने, उसको कैंसिल कर दिया गया, एम्यूलमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल, ठीक है। दूसरा क्या था इम्पोर्टेंट काम जो किया गया था दिल्ली दरबार में, वो था 1912 में जो हमारी कैपिटल थी वो कलकत्ता से कहाँ आ गई, दिल्ली आ गई, ट्रांसफर हो ऑफ कैपिटल हो गया, ठीक है। तो 1911 में नारायण मल्हार जोशी चंदावरकर पहले अध्यक्ष थे। अ, उनके द्वारा सेवा समिति 1914 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में देश के तत्कालीन आपका जो समाज सुधारक थे, अ, चंदावरकर, भंडारकर आदि, इन्होंने किया था, राइट। और ऐसा माना जाता है कि जो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है वो राणा डे के नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। इसके पूर्व 1878 ईस्वी में वीरेशलिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपको यहाँ मिल गया, वीरेशलिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, तो ये आप याद रखिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन स्थापित किया गया था। देखिए ऊपर ही हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा इसको, ना हमने नोट्स में पढ़ा ना कहीं पढ़ा, एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में हमने इसको पढ़ लिया और हमें पता चल गया। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वीरेश लिंगम ने जी ने जो है राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, राइट, 1878 में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था, राइट। उत्तरदायी कारण क्या था, मतलब कौन सा कारण रिस्पॉन्सिबल था, किसका गठन किया गया। तो बंगाल क्षेत्र के विभिन्न समाज सुधार ग्रुप या संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। या बहराम जी मालाबारी और महादेव गोविंद राणा जी ने निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाएगा। या उपयुक्त संदर्भ में से ए बी सी में दिए गए वक्तव्य, मतलब कोई भी सही नहीं, नन ऑफ दिस। तो देखिए ऐसा नहीं है कि एक भी सही नहीं है। देखिए अगर आप ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें बी को, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, ठीक है भाई। देखिए अब नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया, तो किसी चीज का गठन क्यों किया जाएगा, अगर कांग्रेस सामाजिक सुधारों को इंक्लूड कर लेती, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स को अपने प्रोग्राम्स में इंक्लूड कर लेती, तो क्यों हमें दूसरी संस्था बनाने की जरूरत पड़ती, राइट। तो उसने नहीं शामिल किया, इसलिए हमें दूसरी संस्था बनाने की जरूरत पड़ी, यही इसका रीजन था। तो मेरे हिसाब से आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे हम आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। जी नहीं, आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में हुई थी, ये तो गलत है। और मतलब अगर ये देखेंगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सही या गलत। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज को के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आत्म प्रमाण मानने को लेकर था। तो लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार। लाला लाजपत राय का ऐसा
ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर इनका कुछ वेदों से रिलेटेड चीजें थी, ऐसा हमने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट है कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। यस, तो केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे और इन्होंने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट है विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। यस, सर्वोदय जो वर्ड है वो सबसे पहले हमें महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, सर्वोदय वर्ड महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले यूज किया था। कब यूज किया था? जब इंडिविजुअल सत्याग्रह का टाइम आया था। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब जब एक अकेला आदमी मूवमेंट पे निकला, इंडिविजुअल सत्याग्रह जिसे बोला गया। तो यस, तो सर्वोदय वर्ड का यूज सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने किया था। उसके बाद महात्मा गांधी जी से ही जो है प्रभावित होकर विनोबा भावे जी ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो आपका मेरे हिसाब से 3 और 4 करेक्ट होना चाहिए। 1 और 2 का कोई 1 2 2 3 2 4 3 4 मेरे हिसाब से डी आपका करेक्ट होना चाहिए। यस, डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, 1856 के निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। देखिए, 1856 में आपका अ, धार्मिक आपका सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और राज्य हड़पने का सिद्धांत और धार्मिक असुविधा कानून जैसा तो अभी तक तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, इसको अलग रखेंगे। अभी तक तो हमने इसको ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। देखिए, सती निषेध रेगुलेशन 1828 के 1829 के टाइम, सॉरी यस 29 के टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिक उसने वो लाया था ना, सती प्रिवेंशन एक्ट की बात करें। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून देखिए, ये आपका 1856 में 1855 में बहुत प्रयास किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जब किया था। तो उसके बाद 1856 में आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून आया। ठीक है, राज्य हड़पने के सिद्धांत की बात करें तो ये तो 1848 की बात है ना। मतलब उसके बाद ही तो 1848 में पहले सतारा, फिर जैतपुर, फिर संभलपुर, झांसी, राइट, पढ़ा था हमने। तो ये आपका 1856 में तो आपका यही कानून होगा कि 3 आपका। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन बी स्टार है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम। यस, तो धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित ही नहीं हुआ है। जाति अक्षमता कानून 1850 में पारित हुआ था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो मैरिज एक्ट, विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किए। 1855 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े वो नेता थे। वेस्टर्न इंडिया में विष्णु शास्त्री और डी के कर्वे, उन्होंने 1899 में डी के कर्वे ने, देखिए क्या किया डी के कर्वे जी ने, काफी ज्यादा काम किया था विधवाओं पर। तो पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की और खुद भी उन्होंने एक विधवा स्त्री से विवाह किया था। 1916 में बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। सती प्रिवेंशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो अ, विलियम बेंटिक के समय पे 1829 में आया, और जबकि लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 में प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन हमारा नहीं मैच खा रहा था। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो हमने अभी पढ़ा 1856 में ये पारित हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से। नेक्स्ट है वेस्टर्न भारत में डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो ये आपका अ, इन्होंने विमेन एजुकेशन और विधवा पुनर्विवाह दोनों में ही बहुत ज्यादा काम किया था। तो एजुकेशन और रीमैरिज, विडो रीमैरिज, दोनों में ही इनका इनका नाम आता है, क्योंकि इन्होंने एक पूना में 1899 में विधवा आश्रम बनाया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1916 में बॉम्बे में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन और विडो रीमैरिज दोनों में इनका प्रॉपर योगदान था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और कानूनी रूप से उसे वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो सब जानते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम इससे रिलेटेड है। तो कलकत्ता में ये संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत संघर्ष किया, और इन्होंने ये भी मतलब इसको प्रमाणित किया कि वेदों में भी विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। तो हम इंसान कौन होते हैं किसी को रोकने वाले?
इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया। राइट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे? ठीक है, तो हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे सेक्रेटरी के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखेंगे, देखिए आईएएस प्री 2021 का क्वेश्चन है, रिसेंट है। देखिए कितना डीप में इन्होंने पूछ लिया। राइट। अभी यहाँ पर अगर जरा सा आपका होता, ऊपर हमने जो डी के कर्वे का नाम पढ़ा है, सीधे आप डी के कर्वे टिक कर देते अगर इसमें ऑप्शन में होता, क्योंकि हमारे दिमाग में तो वही ना, एजुकेशन और विडो रीमैरिज दोनों, बट है काफी डीप क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा कौन सा स्कूल था भाई, अगली बार हो सकता है आईएएस में ये ना आ जाए, कौन सा स्कूल था? तो बेथ्यून कॉलेज के पहले सेक्रेटरी से या सचिव ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, तो कॉलेज का नाम क्या था? बेथ्यून कॉलेज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया, बिल्कुल। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, यस। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सही है। लास्ट है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के समर्थक थे, बिल्कुल नहीं, वो तो समाज सुधारक थे, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है। राइट। चलिए नेक्स्ट है कि 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो 1843 का जो एक्ट 5 था उसने दास्ता यानी गुलाम स्लेवरी को गैर कानूनी बताया। ठीक है, स्लेवरी पे भी काम चल रहा था। तो लॉर्ड एलन ब्रो, याद रखिएगा, यही यहीं से क्वेश्चन उठ के चला आता है, फिर हम कहते हैं ये कहाँ से आ गया, तो काफी डीप आ गया। तो लॉर्ड एलन ब्रो, ठीक है, ये तो बेसिक है, कौन सा एक्ट, कौन सा कानून कब आया, किसके प्रयासों से आया, और उस समय आपका गवर्नर जनरल कौन था या किसका टाइम पीरियड चल रहा था, ये याद रखना है। 1843 में एक्ट 5 ने गुलामी यानी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट में भी ये आया था। ठीक है, इसमें ये जोड़ा गया था धारा कि जल्दी से जल्दी आप स्लेवरी को समाप्त करें, पर अंत में 10 साल बाद, चार्टर एक्ट 1833 आने के 10 साल बाद जो है ये काम हो पाया। राइट। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नेटिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भूमिका थी वो केशव चंद्र सेन जी की थी। राइट। अब इन्होंने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराया। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष की गई। इसे ब्रह्म विवाह का अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है। बाद में इन्होंने ही अपनी बेटी की 13 साल की उम्र में जो है शादी कराने जा रहे थे, तो उसके बाद फिर से फूट पड़ गई थी आपके ब्रह्म समाज में, 2 बार पड़ी है। चलिए 2 बार डिवाइड हुआ है ब्रह्म समाज आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1872, अभी हमने पढ़ा, केशव चंद्र सेन। ठीक है, इस नेटिव मैरिज एक्ट में क्या, लड़के और लड़की की आयु फिक्स की गई। उसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट के बाद आपका वो मालाबारी, यस, जो पारसी थे ना, जिनका हम लोगों ने नाम पढ़ा था, एग्जैक्टली पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, मालाबारी करके कुछ नाम था। तो उन्होंने फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट उनके वो लेकर आए। तो बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की? तो 14 वर्ष लड़कियों की, 18 वर्ष लड़कों की, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1872 में कानून आया जिसे नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहते थे। देखिए नेटिव नाम से भी आ सकता है और सिविल मैरिज एक्ट भी के नाम से भी आ सकता है। इसमें 14 ईयर से कम की जो लड़कियां होती थी और 18 वर्ष से जो कम के लड़के होते थे उनका विवाह वर्जित कर दिया गया। और बहुपत्नी, जिसे हम पॉलीगाइनी पॉलीगाइनी बोलते हैं, ये प्रथा समाप्त कर दी गई थी। इसमें पॉलीगाइनी में क्या होता है, एक आदमी ही ये एक से ज्यादा औरतों से शादी करता है, पॉलीगाइनी होती है। परंतु यह हिंदू, मुस्लिम और अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था। ये जितना बहुपत्नी विवाह समाप्त कर दिया गया था, पर ये मुस्लिमों पर नहीं लागू था। मान्यता प्राप्त मतलब जिनके धर्मों को ही मान्यता प्राप्त थी एक से ज्यादा पत्नियां रखने की, उन पे ये नहीं मतलब लागू था।
राइट? इसका भारतीय समाज पर नहीं, आप देखिए, आप समझेंगे कि मुस्लिमों का तो हमें पता है कि कुछ नंबर ऑफ मैरिजेस उनमें वैलिड होती हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं, कुछ हिंदू में भी कुछ ट्राइब्स ऐसी होती हैं जिनमें पॉलीगाइनी प्रैक्टिस होती है, पॉलीएंड्री भी प्रैक्टिस होती है, राइट? तो चलिए, पारसी, ये देखिए आ गया उनका नाम, बी.एम. मालाबारी। यस, मालाबारी याद आ रहा था। उनके प्रयासों के फलस्वरूप सम्मति आयोग अधिनियम 1891, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित किया गया। इसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अच्छा, अब इसके लिए जो काम किया था एज ऑफ कंसेंट पे, बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने एज ऑफ कंसेंट का विरोध किया था, राइट? चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित विवरण पर विचार करिए। 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे। इंडियन स्पेक्टेटर या वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। अब देखिए, सिर्फ इस एक चीज से आपको पता चल गया, क्योंकि पारसी तो और भी लोग थे भाई, इस पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पारसी कई सारे लोग थे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो आप यहाँ कड़ी पकड़ पा रहे हैं, सम्मति आयोग अधिनियम, जिसे हम एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहते हैं, यहाँ से आप पकड़ ले गए ना कि किसकी बात हो रही है, तो बी.एम. मालाबारी की बात हो रही है, राइट? इसी तरीके से क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए, इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया, ये इनका संपादन किया था, ठीक है? चलिए, ये नई चीज हमें मिली, इसीलिए कुछ के एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? तो 14 और 18 निर्धारित की गई थी, राइट? अब देखिए, शारदा एक्ट के बारे में जान लीजिए कि शारदा एक्ट, शारदा आए कहाँ से। 1929 में अजमेर के निवासी थे ये, और जस्टिस थे डॉक्टर हरविलास शारदा। इनके प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर इसे शारदा एक्ट बोलते हैं। देखिए, बाल विवाह से रिलेटेड कोई कानून की बात होगी ना, सबसे पहले शारदा एक्ट की बात आती है। ठीक है, इसमें लड़कियों की आयु जो है 14 और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। चलिए, शारदा एक्ट संबंधित था, तो देखिए बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो रशियन आपकी एक महिला थी, ब्लॉवस्की, और अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे कर्नल ऑलकॉट विलियम, उन्होंने स्थापना की थी। इसमें ऑलकॉट जी का नाम नहीं है, तो उन्होंने स्थापना की थी। एनी बेसेंट जो है बाद में इसमें जुड़ी आके थियोसॉफिकल सोसाइटी से, राइट? चलिए, तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। कहाँ? न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर उन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। बाद में इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स भी बना। अच्छा, इसका इस जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों को आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना, और धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, किसके कारण थी? तो ऑब्वियस सी बात है, एनी बेसेंट लेकर आई थी, एनी बेसेंट के कारण थी, राइट? एनी बेसेंट उसे इंडिया लेकर आई थी। चलिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि कर्नल ऑलकॉट 1879 में कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लाउस्की भारत आए, ठीक है? मद्रास में अड्यार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1889 में एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी। 1893 में उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना, ठीक है? क्योंकि जो थियोसॉफी थी वो आपके ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत का समर्थन करती थी, इसलिए वो उसे इंडियन से ज्यादा जोड़ सकी। यही इसकी सफलता का मेन कारण था, राइट? चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? सही नहीं मिलान है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी ने राधा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और महादेव गोविंद राणा डे जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। कर्नल ओलकॉट और मैडम ब्लॉवस्की ने की थी। चलिए, जो आपके गोविंद राम,
आपके जो महादेव गोविंद रानडे जी हैं वो प्रार्थना समाज से जुड़े थे। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। बाद में 2 साल बाद ये सदस्य बन गए थे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित हमें करना है। प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज हमें पता है राजा राम मोहन राय जी ने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने। अब देखिए प्रार्थना समाज को हम राणा डे जी से भी मिला सकते हैं क्योंकि बाद में इसके सदस्य बन गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा आपका। नेक्स्ट होगा है हमारा थियोसॉफिक, इसमें सुमेलित नहीं है, गलत हमें निकालना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना देखिए स्वामी दयानंद सॉरी सॉरी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो ये आपका करेक्ट है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ओके, देन अगेन हमारा फिर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज आपका डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग, तुलसीराम। देखिए आत्मी सभा जो थी, आत्मी सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय जी ने की थी, ना कि आपका देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। राइट, सबसे पहले आत्मी सभा की ही स्थापना की थी। नेक्स्ट है अगेन हमें मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए आर्य समाज की स्थापना में पता है बॉम्बे में हुई थी। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। राइट, मानव धर्म सभा की स्थापना आपकी सूरत में हुई थी और नदवा उल उलमा की आपकी लखनऊ में हुई थी। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। राइट, करेक्ट सीक्वेंस आपका यही होगा। देखिए नदवा उल उलमा को आप याद रखिए कि जैसे लखनऊ नवाबों का शहर है, तो नवाब मोस्टली मुस्लिम होते थे, तो एक थोड़ा सा मोहम्मदियन नेम है, तो आप उससे उसको याद रख सकते हैं। बस जस्ट एक ट्रिक है अगर इस तरीके का कुछ आ जाता है तो। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। तो हमने नोट से पढ़ा है कि जूरी अधिनियम का विरोध आपका राजा राम मोहन राय जी ने किया था। राइट, देखिए 1826 में जूरी एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत न्यायालयों को धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हो गई। ठीक है, धार्मिक आधार पर। तो इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू और मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों के द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वो यूरोपीय हो चाहे अथवा भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध भी किया। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रार्थना समाज आपका रिलेटेड है। वैसे तो आत्माराम पांडुरंग, बट हमने कहा कि बाद में गोविंद रानडे जी ने भी इसे ज्वाइन किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बाद में इसका नाम पड़ा वो सर सैयद अहमद खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गोविंद रानडे जी ने की थी, ये तो हमें याद है। बट कब की थी, 1870 में की थी, 1870 में। राइट, इस संस्था के बाकी के सदस्य कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें हम लोक हितवादी के नाम से जानते हैं, गोपाल हरि देशमुख जी को, जीवी जोशी, ये सब शामिल थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन जी थे। सत्य शोधक समाज आपके ज्योतिबा फूले, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया आपके गोपाल कृष्ण गोखले भी है क्या, और नीचे अच्छा, बट यहाँ तो दो, अच्छा मैच नहीं करना है, अच्छा बताना है कि कौन सही सुमेलित है। ओके सॉरी, यस यस, तो इसमें फिर यही सही है। सत्य शोधक समाज तो ज्योतिबा फूले जी का था, तत्वबोधिनी आपका केशव चंद्र सेन जी का नहीं था। भारतीय ब्रह्म समाज आपका केशव चंद्र सेन जी का था। तत्वबोधिनी आपका राजा राम मोहन राय जी का था। चलिए तत्वबोधिनी आपका सॉरी, तत्वबोधिनी जो है वो आप सभा की स्थापना आपके देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट चलिए क्या है कि एमसी शीतल वार्ड, बी एन राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये प्रख्यात सदस्य थे, किसके सदस्य थे। तो एमसी शीतल वार्ड, बी एन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनाई थी।
उसके ये सब सदस्य थे, राइट? चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई नो ज्यादा है क्वेश्चंस, लेंदी टॉपिक है, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लगा इसके वीडियो को बनाने में। आप में से कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे जल्दी जल्दी मैं कराऊं, मैं मुझे भी जल्दी जल्दी कराना है सो दैट मैं दूसरी घटना चक्रों को स्टार्ट कर पाऊं और थोड़ा सा नोट्स पे भी काम कर पाऊं, राइट? बट इतना ज्यादा सिलेबस है तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो 1905 में। मैंने बताया आपको कि 1905 याद रखिएगा क्योंकि 1905 में और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, राइट? बनारस का सेशन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, बंगाल का विभाजन, कैसे इतनी सारी चीजें, तो एक सन से जितनी सारी चीजें वो सब याद रखिए। इसी तरीके से याद करिए, छोटे छोटे से नोट्स बनाइए, छोटे छोटे से एक पन्ने पे पूरे सन जितने, ये पूरा एक पन्ना है, एक पेज है, एक पेज में लिखिए 1905। 1905 ऐसे लिखिए, इस तरीके से 1905 लिखिए। और 1905 में जितनी चीजें हुई ऐसे 1 2 3 4 5, बंगाल का विभाजन हुआ, स्वदेशी शुरू हुआ, बनारस का सेशन हुआ, प्रेसिडेंट कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्थापना की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इस तरीके से करिए तो इसको आप बार बार देखेंगे ना तो आपको याद अच्छे से हो जाएगा। वही ट्रिक्स है जो मैं भी यूज करती हूँ तो मैं आपको बताती चलती हूँ, अच्छी लगे तो यूज कर लीजिए, नहीं अच्छे लगे तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। नेक्स्ट है अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, किसने स्थापना की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना आपके गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने की थी, शायद उसी का दूसरा ये नाम है। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो बहुजन समाज के जो संस्थापक वो मुकुंद राव पाटिल थे, ठीक है, बहुजन समाज। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन कि 1910 के बाद ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी और प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। मतलब ब्राह्मण विरोधी था और कांग्रेस का विरोधी था। इस आंदोलन के बाद में उस समय सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया। जब कोल्हापुर के शाहू जी महाराज ने इस अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों और झगड़ों के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया, राइट? तो उन्होंने भी इस आंदोलन को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश को लेकर अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण उन 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये आपका हुआ था नाडार, ठीक है। नाडार नाडार लोग थे, तो मे बी शायद लोअर कास्ट होंगे तभी उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो इसके लिए 1899 में उन्होंने उन्होंने तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे किए। चलिए नेक्स्ट है, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भी कभी नहीं मानूंगा? ठीक है, उन्हें भी कभी नहीं माना, बाल गंगाधर तिलक जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 118 नंबर का कह रहा है, मैच द फॉलोइंग है। ओ ओ स्टेटमेंट्स हैं, राइट? स्टेटमेंट्स हैं तो ये स्टेटमेंट्स को हमें मैच करना है। ओके, तो राजा राम मोहन राय, ओके, इन्होंने ये कहा था कि हिंदू धर्म पर हम सारे स्टेटमेंट पढ़ लें। यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ओके, ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना, यहाँ पर ब्रह्मवाद ब्रह्म आदि ब्रह्मवाद की बात हो रही है। तो हालांकि राजा राम मोहन राय भी इससे रिलेटेड हो सकते हैं बट ये स्टेटमेंट आपको केशव चंद्र सेन जी का था। ठीक है, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। तो देखिए वेदों पे जिसने जोर दिया वो थे दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। यस, तो ये कहा था रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने नोट्स में पढ़ा, ठीक है। बट अल्टीमेट एम सबका एक ही होता है। तो लास्ट हमारा बचता है, ये हमारा राजा राम मोहन राय जी का हो जाएगा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। ये आपका राजा राम मोहन राय जी का स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए ये एक्सप्लेनेशन है। अब चाहे तो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, मैं एक बार इसको दिखा देती हूँ आपको। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं।
धीरे धीरे मैं इसे बढ़ाऊंगी। ठीक है, बट है वही सब चीजें इसमें। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन। देखिए आदि ब्रह्म समाज आपका देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय जी ने तो केवल ब्रह्म समाज बनाया था, आगे चल के उनकी डेथ के बाद आदि ब्रह्म और भारतीय ब्रह्म में ये बट गया। ठीक है, 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, बाद में वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया, किसके लीडर, किसके अंडर? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच में वैचारिक मतभेद हो गए, जिसकी वजह से 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नवनिधान ब्रह्म समाज जैसी एक नई संस्था बना ली। चलिए नेक्स्ट है, कौन सही सुमेलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन, बहिष्कृत हितकारिणी का नाम, ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। देखिए बहिष्कृत हितकारिणी जो है वो आपकी अंबेडकर जी। ठीक है, अंबेडकर। देखिए लाख उन्होंने यंग बंगाल पूछा, यंग बंगाल देखिए टफ है, मतलब नाम सुना सुना नहीं लग रहा है। ठीक है, जितना आपने बहिष्कृत हितकारिणी को सुना है, जितना आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी को सुना है, क्या उतना आपने यंग बंगाल आंदोलन सुना है? मैंने तो नहीं सुना, मतलब बहुत डीप स्टडी जो करते होंगे सुना होगा उन्होंने। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ये भी इतना कॉमन नेम नहीं जितना थियोसॉफिकल सोसाइटी और बहिष्कृत हितकारिणी है। देखिए उन्होंने क्वेश्चन तो टफ किया, इन दोनों को डाल के क्वेश्चन टफ किया, बट इन दोनों को डाला और इन्हीं में से करेक्ट ऑप्शन बना दिया। ये 99% लोगों को पता होगा, जो तैयारी कर रहा है वनडे की भी उसको ये पता होगा, तो वो कर ले जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो चलिए, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बहिष्कृत हितकारिणी आपका अम्बेडकर जी से। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बाकी देखें, यही होता है क्वेश्चन की एनालिसिस करना। यंग बंगाल आंदोलन आपने देखा कि हेनरी विवियन डेरोजियो का है, और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान का है। राइट, चलिए नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सही संयोजन क्या है? देखिए प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग जी का है, तो बी में है और सी में है। और ठीक है, तो बी और सी में से हमने देख लिया कि बी और सी में से तो एक करेक्ट होगा। यंग इंडिया, मान लीजिए यंग इंडिया हमें नहीं पता, नहीं अच्छा यंग इंडिया वो न्यूज़पेपर जो गांधी जी ने चलाया था, चलिए पता है मोहनदास करमचंद गांधी, मान लीजिए एक बार को नहीं भी पता है तो उस हिसाब से हमारा बी करेक्ट हो गया। सत्य शोधक समाज हमें पता है ज्योतिबा फुले, तो 3 नंबर पे ज्योतिबा फुले आनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है आपके गोपाल हरि देशमुख। ओके, अच्छा लोक हितवादी है, सॉरी, तीसरे पे लोक हितवादी है। तो लोक हितवादी के नाम से किसे जानते हैं? गोपाल हरि देशमुख जी को, तो ये भी करेक्ट है। देखिए क्या 3 नंबर पे मान लीजिए गोपाल हरि देशमुख भी नहीं आता है, यंग इंडिया भी नहीं पता, लोक हितवादी, लेकिन सत्य शोधक समाज तो 99% लोगों को पता है। तो देखिए कि चौथे नंबर पे क्या ज्योतिबा फुले जी का नाम है, तो यहाँ पर ज्योतिबा फुले जी का नाम है, जबकि यहाँ पर नहीं है सी ऑप्शन में, तो अपने अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। रहनुमाई मजदेवसन नहीं भी पता है, चलिए उन्होंने फ्रेमिंग इतनी अच्छी की है, तो नौरोजी खुर्दोंजी इनका है, ये याद करने वाली चीज है। तो ये आप रहनुमाई जो है आप नौरोजी खुर्दोंजी याद कर लीजिए। राइट, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं हम चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो देखिए क्योंकि देखिए दयानंद सरस्वती भी वेदों की इन्होंने शिक्षा ली थी अपने गुरु विरजानंद जी से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो संस्कृत के आचार्य ही थे, तो दो सही है, तो ऑब्वियस बात है उपयुक्त सभी होंगे। राजा राम मोहन राय जी को भी नॉलेज थी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अ, ब्रह्म समाज में एकवेश्वरवाद का समर्थन करता था, बिल्कुल एकवेश्वरवाद पर आधारित था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, बिल्कुल आर्य समाज, ये भी हमारे स्कूल हैं और आर्य कन्या विद्यालय भी हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, तो आपके तीनों ही करेक्ट हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। राइट, चलिए
नेक्स्ट है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से शुरू हुआ। किसकी प्रेरणा से नारी आंदोलन शुरू हुआ? तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। माली कास्ट के थे ये। ठीक है। ठीक है। मेल थे, ज्योतिबा नाम था, मेल थे, फीमेल नहीं थे। ये मानते थे कि महिलाओं और दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला। लड़कियों के लिए भारत में प्रथम स्कूल था जो इन्होंने खोला। राइट। इनके आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रामाबाई रानाडे रही हैं। ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्री रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। ठीक है। तो सेवा सदन के नाम से स्थापना की। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे पंडिता रमाबाई होना चाहिए था। या तो, नहीं, रमाबाई रानाडे। रमाबाई रानाडे होना चाहिए था। बट यहाँ पद्माबाई रानाडे था, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, सेवा सदन याद रखिएगा, नया नई चीज हमें मिली। सेवा सदन। ठीक है, लड़कियों के लिए सेवा सदन स्थापना की रमाबाई रानाडे। राइट। याद रखिएगा, गोविंद रानाडे जी की वाइफ थी। गोविंद एमजी रानाडे जी की वाइफ थी। सेवा सदन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे। तीनों ही ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड से हुई। और तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। ऐसा नहीं है, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे बिल्कुल। वो तीन, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। ठीक है। बंगाल में तीनों का नहीं हुआ है। बंगाल में तो केवल ब्रह्म समाज का हुआ। आर्य समाज तो बॉम्बे में ना। और आपका ऐसा नहीं है, तीनों की शिक्षा इंग्लैंड से हुई। दयानंद सरस्वती जी तो वैदिक एजुकेशन उन्होंने ली थी, तो पॉलिटिक्स में थे ही नहीं। चलिए, आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, बिल्कुल थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, अड्यार में है। मद्रास अड्यार में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, बिल्कुल की 1875 में। महात्मा गांधी जी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। दोनों ही गुजरात में है, लेकिन पोरबंदर में हुआ था, गांधीनगर में नहीं हुआ था। राइट, 1869 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। ओके, देखते हैं हम। तो देखिए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसका बाद में नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, बिल्कुल की थी, 1932 में की थी। राइट। फिर उसके बाद आपका अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना 1936 में हुई। कहाँ? लखनऊ में हुई थी। स्वामी स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट बने थे, बिल्कुल ये भी सही है आपका। आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर, इन्होंने शुरू किया था। ये आपका सदर्न इंडिया में शुरू किया था। और जो दलित लोग थे, जो लोअर कास्ट लोग थे, उनके ये शुरू किया था। तो आपके तीनों ही सही हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देख लीजिए आप एक बार, देख देख लीजिए। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, बाद में हरिजन सेवक संघ हो गया इसका नाम। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई। अध्यक्ष इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव एनजी रंगा थे। आत्मसम्मान आंदोलन 20वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में पेरियार, देखिए जो ईवी रामास्वामी है, इनका जो फेमस नाम है वो पेरियार है, जिसके नाम से आपका पेरियार लेक भी है। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क भी है केरला में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, नव बौद्धवाद का प्रतिपादक किसे माना गया है? तो हमें बताया कि अम्बेडकर महार जाति से थे, अनटचेबल थे। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है। नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना भी की थी इन्होंने। दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी? दारुल उलूम आपका मौलाना शिल्बी नुमानी ने की थी। मौलाना शिल्बी ठीक है। दारुल उलूम नवातुल उलमा, जो सामान्यतः दारुल उलूम नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1898 में लखनऊ में की गई थी। नवातुल उलमा द्वारा की गई थी। नवातुल नवातुल नदवातुल उलमा का गठन
1893 में कानपुर के अलीगढ़ के मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में किया गया था। थोड़ा सा टफ नेम है, तो बस आप ये याद रखिएगा। दारुल उलूम अब क्या लखनऊ में इसकी स्थापना की गई है, और शिल्बी नुमानी इसके प्रमुख शिक्षक थे। इतना याद रखिए, इतने में काम हो जाएगा। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में कब स्टार्ट हुआ था? तो देवबंद आंदोलन आपका 1866 में स्टार्ट हुआ था। देखिए यूपी पीसीएस, यूपी का क्वेश्चन है तो यूपी पीसीएस। देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुज्जत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल ननौतवी, काफी बड़ा नाम है, 1866 में इन्होंने देवबंद यूपी में दारुल उलूम की स्थापना के साथ इसकी शुरुआत हुई, और सह संस्थापक इसके रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद आबिद, जुल्फिकार अली आदि थे। टिपिकल क्वेश्चन है, यूपी में पूछा जा सकता है, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ आरओ। ठीक है। नेक्स्ट है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो तारकेश्वर आंदोलन जो था आपका बंगाल का, वो मंदिरों में जो भ्रष्टाचार होता था उसके विरुद्ध था। राइट, तारकेश्वर आंदोलन याद रखेगा, क्योंकि जो तारकेश्वर शिव मंदिर था बंगाल में, भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध और मंदिर के धन का दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। राइट। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो हाली जो है वो बंधुआ मजदूर से संबंधित थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हाली। तो हाली वर्ड याद रखिएगा कि बंधुआ मजदूर से, बाउंडेड लेबर जिसे हम बोलते हैं। राइट। अब देखिए बारदोली क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है, गुजरात में है बारदोली, और कलिप राज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। हो सकता है नेक्स्ट यही आ जाए कि हाली पद्धति किस मतलब स्टेट से या किस क्षेत्र से रिलेटेड थी। राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर, इन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है वीडी सावरकर। आपका विनय दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, मित्र मेला नामक इन्होंने संगठन शुरू किया। अगेन याद रखिएगा कि मित्र मेला सावरकर ब्रदर्स ने शुरू किया था। वर्ष 1904 में नासिक में वीडी सावरकर, नासिक में वीडी सावरकर के नाम से परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज यानी यंग इंडिया सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में से स्थापित कर दिया गया। किसे? मित्र मेला संगठन को। राइट। चलिए, ओके, तो फाइनली हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस। कांग्रेस हमारा, हमको पता है कि कांग्रेस हमारा 1885 में कांग्रेस बना ना, तो बेसिकली हमें पढ़ना है 1885 से पहले जो भी संगठन, जो भी एसोसिएशंस बने हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशंस, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में। काफी लेंथी टॉपिक था, काफी सारे क्वेश्चंस हमने 133 क्वेश्चंस किए और प्लस नोट्स भी किए। तो आई थिंक इसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं ही अब जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो ये वीडियो को पूरा देखें, और आई नो थोड़ा सा बोरिंग होता है, बट आप उसे पार्ट पार्ट में करके देख लें। अगर आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, आपको आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी स्किप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इतनी मेहनत होती है, इतनी मेहनत, बताइए इतना बड़ा वीडियो था ये, इसको बनाने में मुझे टाइम लग गया, तो थोड़ा सा आप भी समझें इस चीज़ को, और हमारे वीडियोस को वॉच करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद।